ये कहानी है आपकी, हमारी और पृथ्वी पर लाइफ के एग्जिस्टेंस की। ये सच है कि जीवन के अस्तित्व को एक अरसा बीत चुका है। आज हमें लाइफ कई रूप में देखने को मिलते हैं। एक ही जीव में कई प्रकार की प्रजातियां देखने को मिलती हैं। बात करें जानवरों की तो शेर, चीता, भालू, सांप और न जाने कितनी ही प्रजातियां जंगल में घूम रही हैं। जहरीले सांप से लेकर शिकार को निगलने वाली खौफनाक सांप तक आपको हर तरह के जीव देखने को मिलेंगे। खैर, बात केवल सांप की नहीं है, असल सवाल जीवों में इतनी वैरायटी की है। आखिर इतने सारे जानवर धरती पर कैसे पनपते हैं? पृथ्वी पर एक ही तरह का जीवन क्यों नहीं पनपा जब सब कुछ एक सिंगल सेल से शुरू हुआ? तो इवोल्यूशन की कहानी इतनी लंबी एवं पेचीदा कैसे हो गई? अगर आप सोच रहे हैं कि आज हम ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं तो आपका गेस बिल्कुल गलत है। आज हम आपको विज्ञान के नज़र से वो कहानी सुनाने वाले हैं जब एक छोटा बेबीज की तरह जानवरों का धरती पर जन्म हुआ। इतिहास में पहली बार सांस लेने के लिए लंग्स का निर्माण हुआ, देखने के लिए उन्हें आंखें मिली और खुद के फॉर्मेशन के लिए एक अवसर मिला। वो अवसर जिसकी बदौलत पृथ्वी पर जीवों का साम्राज्य फैल गया। 4 मिलियन साल पहले ये है हमारी पृथ्वी, जिसकी सतह पर केवल खौलती लावा के सिवा कुछ भी नहीं था। यही लावा जल्द ही 9 मिलियन प्रजातियों के लिए उनका घर बनने वाला था। खैर, ये रास्ता इतना आसान भी नहीं था। जीवन देने के लिए कई घटनाएं होने वाली थी, लेकिन इनमें सबसे पहला पड़ाव पानी था। एस्टुआर्ड और कॉमेट्स ने भले ही पानी को पृथ्वी पर छोड़ा, लेकिन ये पानी केमिकल्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड से भरा था, जिन पर आसमान से कड़कती बिजली का पड़ना बाकी था। लाइटिंग स्ट्राइक के प्रभाव से पानी में मौजूद केमिकल एटम्स ने जुड़कर एक चैन बनाना शुरू कर दिया, जिससे जेनेटिक्स मटेरियल का निर्माण हुआ। इस मटेरियल का ऐसे खतरनाक वातावरण में बढ़ना मुमकिन नहीं था, लेकिन पानी में मौजूदा ऑयली मटेरियल के वजह से सिंगल सेल ने पनपना शुरू किया था। पर तब भी फॉर्मेशन के बाद भी सिंगल सेल कहाँ चुप बैठने वाला था। 3.5 बिलियन साल पहले जेनेटिक मैसेजेज और केमिकल इंस्ट्रक्शन के चलते इस सेल ने खुद को पहली बार कॉपी किया। जीवन की पहली कड़ी ने पृथ्वी पर कुछ अद्भुत कर दिखाया था। अपने क्लोन को तैयार करके इसने धरती पर जीवन की शुरुआत कर दी थी। तब यह सेल नहीं जानता था कि आगे चलकर इंसान, जानवर, पेड़ पौधे, चिड़िया और मरीन एनिमल्स सब कुछ इसमें विकसित होने वाले थे। अपने क्लोन को बनाकर ये सिंगल सेल खुद को रिप्रोड्यूस करना सीख गए। 2 बिलियन साल तक रिप्रोड्यूस करते हुए सिंगल सेल के पीढ़ियों ने ऐसे ही कायम रखा, लेकिन फिर एक घटना ने सब कुछ बदल कर रख दिया। गलती से 2 सेल्स का आपस में टकराव एक बाहरी बदलाव लेकर आया, जिसके तहत 2 सेल आपस में मर्ज हो गए और इनमें जीन्स भी आपस में जुड़ गए। दिलचस्प बात यह थी कि ये मर्ज सेल ने भी अपने आप को कॉपी किया और इससे उत्पन्न होने वाले बाकी सेल्स ने भी इस प्रक्रिया को जारी रखा, जिसकी वजह से आने वाली सेल्स में एक की बजाय 2 सेल थे। अब ये सेल रिप्रोड्यूस करते गए और अपने आप को कॉपी करते गए और म्यूटेशन होते गया। जैसे जैसे म्यूटेशन बढ़ता रहा, वैसे वैसे पुराने जीन्स डिलीट हुए और नए जीन्स का फॉर्मेशन हुआ। सदियों पहले से होती इस प्रक्रिया में एक वक्त ऐसा आया जब सेल्स एक दूसरे से बहुत अलग हो गए और इसने कई बिलियन प्रजातियों का विकास शुरू हुआ। पानी के अंदर चल रही इस फॉर्मेशन से वहाँ कई प्रजातियों पनपना लगे, लेकिन जो हमारे विकास के लिए जिम्मेदार रहे वे थे 3 इंच लंबे वाटर वॉर्म। पानी के अंदर क्या आप इस जीव को सकते हैं? दरअसल ये हम हैं। आज से लगभग 550 मिलियन साल पहले ये वो समय था जब म्यूटेशन के चलते मेल और फीमेल जनन का विकास हो चुका था। अब हमारा मकसद प्रजनन के प्रक्रिया से अपनी संख्या को बढ़ाना था, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जीन्स को रिप्रोड्यूस कर सके। इस दौर में अपने साथियों को खोजना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि मादा को पहचानने के लिए वाटर बॉम्ब के पास न तो आँखें थी और न ही कोई दूसरा फीचर। ऐसे में समुद्र के काले अंधेरे में देखने के लिए क्षमता का होना जरूरी था। हालांकि ये एक बड़ी बाधा थी, लेकिन इसको सुलझाना भी कुदरत को अच्छे से आता था। जल्द ही प्रकृति का सबसे अद्भुत एवं अनोखा आविष्कार आया। हम बात कर रहे हैं आँखों की, जिसने वाटर बम को अपने अंदर अपने पार्टनर को देखने और खोज निकालने की ताकत थी। इस आविष्कार के लिए वाटर बम के कुछ सेल्स म्यूटेट हुए और ये जीव अंधेरे और उजाले में फर्क कर सकते थे। ये शिकार खोज सकते थे, रिप्रोड्यूस करने के लिए अपने साथी का भी चयन कर सकते थे। इस तरह से वाटर बम ज़्यादा समय के लिए जी सकते थे। लेकिन यही काफ़ी नहीं था। वक्त के साथ साथ सेल में नई म्यूटेशन होने लगी, जिससे सभी जीवों में आँखों का विकास होने लगा। आँखों के विकास के साथ ही पानी के नीचे जीव सब कुछ देख सकते थे।
हैरानी की बात थी कि इन सब की शुरुआत एक सिंगल सेल से हुई थी, लेकिन अब इसके बदौलत एक मैरीन वर्ल्ड का विकास हो गया था। लेकिन आसपास के दुनिया को समझना भी जरूरी था, इसीलिए आंखों के नीचे मौजूद नर्वस सेल ने आपस में इकट्ठा होना शुरू किया। शुरुआत में ये ऑर्गन बेहद छोटा था, लेकिन वक्त के साथ ये जीवों के शरीर के साथ सबसे ज़रूरी रहस्यमय हिस्सा बन गया था। हम बात कर रहे हैं दिमाग की। 521 मिलियन साल पहले जीवों में आँखों के बाद दिमाग का ही विकास हुआ। दुनिया में पहले दिमाग के विकास के साथ ही बहुत कुछ बदलने वाला था। आपको बता दें कि इस ऑर्गन का विकास तब हुआ था जब हम समुद्र में मछली के रूप में मौजूद थे। मछली थी फुट लॉन्ग आर्मड फिश। मछली में विकसित पहला दिमाग आसान फैसले लेने के लिए विकसित हुआ था। इस स्तर पर दिमाग आम जानकारी को प्रोसेस कर सकता था, लेकिन खुद को खतरों से बचाने के लिए रणनीति बनाने में सक्षम नहीं था। पानी में फुट लॉन्ग आर्मड फिश को कई खतरों से बचकर रहने की ज़रूरत थी, वरना इसकी प्रजाति विलुप्त भी हो सकती थी। इसी खतरे से बचने के लिए 400 बिलियन साल पहले जेनेटिक्स चेंजेस की वजह से मछली की त्वचा पहले के मुकाबले सख्त होनी शुरू हो गई। दोस्तों, कुदरत का नियम तो आप सबको पता है कि कुछ भी पाने के लिए रिस्क लेना भी पड़ता है। इस मछली ने भी यही किया। ऑक्सीजन के फुट लॉन्ग आर्मड फिश पानी के सतह पर आई और इतने ऑक्सीजन लेना शुरू किया। शरीर में ऑक्सीजन के ट्रेवल होने की वजह से धीरे धीरे लंग्स का विकास हुआ। लंग्स के विकास के साथ ही पानी में एक नई प्रजाति पनपी, जिन्हें नाम दिया गया स्थितियोस्टेगा। स्थितियोस्टेगा असल में हम ही थे, और हम हवा और पानी दोनों में सांस ले सकते थे। हवा में सांस लेने के लिए हम लंग्स का इस्तेमाल करते थे, जबकि पानी में सांस लेने के लिए हमारे पास गिल्स थे। आज हमारे पास गिल्स नहीं है, लेकिन दोनों स्थितियों में सांस लेने का मैकेनिज्म हमें आता है। पानी में रहते हुए स्थितियोस्टेगा को काफ़ी समय हो चुका था, लेकिन बाहर की दुनिया की तरफ उनका खिंचाव ज़्यादा था। 365 मिलियन साल पहले वो दिन भी आया जब हमने अपने सर को पानी से बाहर निकाला और हमारे सर मौजूदा ज़मीन के सामने बढ़ने लगे। ये जगह हमारे लिए अनजान थी, लेकिन दिलचस्प भी। पानी के बाहर आकर इतिहास का रुख बदलने वाले थे और ज़मीन पर उस जीवन की शुरुआत करने वाले थे जो पृथ्वी का इतिहास बदलने वाला था। फिर वह पल भी आया जब हम पानी से बाहर आया। वो स्थितियोस्टेगा की वो जीव था जो बाहर के दुनिया में आकर सब कुछ बदल दिया। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। ज़मीन पर आने की कीमत भी चुकानी थी। इनकी नर्म त्वचा सूर्य की रोशनी झेलने के लिए काफ़ी नहीं थी, इसीलिए ज़मीन पर विलुप्त होना इनका पक्का था। लेकिन कुदरत इन्हें आसानी से ख़त्म होने देना नहीं चाहती थी। फिर वह दौर भी आया जब इन जीवों ने धीरे धीरे इस वातावरण में एडॉप्ट करना सीखा। 340 मिलियन साल पहले हम स्थितियोस्टेगा से कैसीमेलिया में तब्दील हो गए। इसके साथ ही हम में मोटी चमड़ी और पंजों का निर्माण होना शुरू हो गया, ताकि हम ज़मीन के सख्त सतह पर चलना शुरू कर सकें। धीरे धीरे हमने अपने आप को ज़मीन के हिसाब से ढालना, लेकिन तपती धूप में अंडों का बचना मुश्किल था। प्रजनन के लिए इस्तेमाल होने वाली पुरानी प्रक्रिया ज़मीन पर किसी काम की नहीं थी। ऐसे में यहाँ के सिमेरिया ने प्रजनन की नई प्रक्रिया को चुना, जो कि आज के भी कायम है। आज भी सभी जीव इसी प्रक्रिया से रिप्रोड्यूस करते हैं, जिसे आज हम सेक्स कहते हैं। यहीं से जीवों में सेक्स की प्रक्रिया शुरू हुई। इस प्रक्रिया की ज़रूरत इसलिए पड़ी ताकि बच्चे हार्ट सेल के अंदर पैदा हो सके। ये इवोल्यूशन का एक ऐसा मास्टरपीस था जिसकी वजह से ज़मीन पर जीवन एक नई सिरे से शुरू हुआ। धरती पर रेप्टाइल्स पहले जीव थे जिन्होंने अंडे देना शुरू किया। अंडे देने की वजह से हमें नई बेबीज़ में जेनेटिक्स वैरायटी देखने को मिली। इस वैरायटी ने हमारी प्रजाति को मरने नहीं दिया। आपको बता दें कि कैसेनेरिया वो पहले जीव थे जो पूरी तरह से ज़मीनी सतह पर रहने के लिए एडॉप्ट हुए, और इनके बच्चे भी ऐसे वातावरण में आसानी से एडॉप्ट हो गए।